हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंटेम्प्रेरी लिटरेरी रिव्यू इंडिया पे। आज के इस इंटरव्यू में मैं हूं फरहान नसीम के साथ। फरहान नसीम एक कवित्री, कहानीकारक और लेखिका हैं। आपके लेख और कविताएं मुख्यतः अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में उपलब्ध हैं। लेखक से मिले। फरहान नसीम एक कवित्री, कहानीकारक और लेखिका हैं। उनकी हिंदी कविताएं ज़्यादातर दस्तक भारत और हरियाणा प्रदीप समाचार पत्र में प्रकाशित होती रही हैं। आपके लेख और कविताएं मुख्यतः अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में उपलब्ध हैं। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में साहित्य के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं होता। कभी कभी उनके लेख में ये स्पष्ट अंकित होता है कि उनका और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध है। कविता लेखन उन्होंने 11 साल की उम्र से शुरू किया। एक दिन स्वतंत्र दिवस पर अपने विद्यालय में वीर जवानों पे जब आपने एक गीत सुना तो उससे प्रेरित होकर वो घर पे आकर 4 पंक्तियां पहली बार वीर जवानों के प्रति लिखा और अपने पिता को सुनाई। आपके पिता आपको सदैव प्रोत्साहित करते रहे। कभी कभी आपकी लिखी पंक्तियों को वो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भी भेजा करते थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So hello, welcome Farah Naseem to our show. Very good morning to you. Good morning, sir. Very good morning to you, sir. Okay. क्या आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? कुछ बैकग्राउंड, आप कौन हैं, क्या करती हैं, प्रोफेशन क्या है, वगैरह वगैरह। मेरा नाम फरहा नसीम है। मेरा जन्म भोपाल में हुआ। भोपाल एक बहुत ही सुंदर जगह है, जिसे लेक ऑफ सिटी भी कहा जाता है। और मेरा काफी समय वहाँ बीता है भोपाल में। और पेशे से मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट रही हूँ। और मैंने काफी समय से अपना योगदान दिया है फार्मेसी में, मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल्स में भी। और मुझे इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है लोगों से, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना और उनके बारे में जानना, कल्चर को डिफ्रेंशिएट करना, लोगों को डिफ्रेंशिएशन से देखना कि क्या डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, क्या समानताएं हैं। ओके बस मैं एक सिंपल इंसान हूँ। ओके, ग्रेट। तो आपने राइटिंग जर्नी जो लिखना का शुरू कब से करा और कैसे? एक्चुअली जो मैंने लिखना शुरू किया है वो 10 साल की थी मैं जब। तब मेरे फादर जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, मेरी मदर भी। तो हमारे यहाँ बुक्स तो काफी रहती थी, पर मैं उतना पढ़ती नहीं थी। लेकिन 10 इयर्स से ऐसे स्टार्ट हुआ कि हमारे यहाँ एक मैगजीन आया करती थी जिसमें उर्दू के काफी अच्छे शेर शायरी छपते थे। तो उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया और फिर खुद लिखना शुरू किया कि इसको मैं और इसका जवाब कैसे लिख सकती हूँ, इस शेर का, पोएट्री। तो ऑल ओवर इंडिया से उसमें पोएट्री छपती थी। और फिर मैं अपने फादर को दिखाती थी कि मैंने इसको ऐसा लिखा है, क्या ये सही है? तो वो उसको करेक्ट करते थे कभी कभी। कभी हंसते थे मुझसे। बट फिर धीरे धीरे काफी कुछ मैंने लिखना शुरू किया। फिर मेरी फ्रेंड्स थी, तो हम लोग भी मिलके काफी लिखते थे। आउट ऑफ स्कूल थे हम लोग, तो वो भी काफी मुझसे एल्डर थी। तो उनके साथ भी मैंने काफी कुछ लिखा, हम एक दूसरे को सुनाया करते थे। फिर ऐसे चलता रहा, काफी टाइम तक हमने लिखा, मैंने बहुत डायरीज लिखी। लेकिन जो प्रोफेशनली अभी मैं आई हूँ तो ये 4-5 साल हुआ है, 6 साल हो रहे होंगे सर। जब मैं चंडीगढ़ के प्रोफेसर से मिली, मेरी मुलाकात हुई,
एयरकोट ऐप पर। तो हमने फिर इंटरेक्शन शुरू किया, मिलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उन्होंने काफ़ी गाइड किया। शैली जग्गी जी हैं, डॉक्टर शैली जग्गी मैम। डॉक्टर रितु मोरे हैं दिल्ली से। और अ, नीलम मैम है एक, वो रिटायर्ड है। तो इन लोगों के साथ मिलके मेरी जो मतलब लेखन में निखार आया। और मैंने सही अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया इनके साथ में। तो ओके। अभी जो है प्रोफेशनली लिख रही हूँ जी। आपने मेंशन करा नीलम, नीलम सक्सेना को आप बोल रही क्या? हाँ, नहीं सर, ये नीलम सिन्हा करके हैं ये, ओके चंडीगढ़ से हैं जी। ओके 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 फाइन। तो आप जनरली किन किन भाषाओं में लिखती हैं? सर एक्चुअली मेरा जो पिताजी का शुरू से रहा कि उन्होंने मुझे हर लैंग्वेज के लिए परफेक्ट बनाना चाहा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, और उर्दू हो। तो हम्म मैं तीनों ही भाषा में लिखती हूँ। और अभी लिखना चाहती हूँ उसमें, और अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। उसी में परफेक्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि परफेक्ट तो कभी भी कोई भी नहीं हो पाता। हम्म। आई एम स्टिल अ लर्नर। ओके ओके। अच्छा, तो वो लार्जली अभी तक आपने क्या ज्यादा लिखा है? फॉर एग्जाम्पल पोएम्स या स्टोरीज या और कुछ? एक्चुअली मेरा जो बेसिक था वो पोइट्रीज, मतलब मेरे अपने आप जो फ्लो में आती थी पोइट्रीज थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं स्टोरीज में भी आई, और मतलब नज्म और पोइट्री ज्यादा लिखी है मैंने, इंग्लिश और उर्दू में, हिंदी में। हिंदी में क्या हुआ कि दस्तक प्रभात जो पेपर है उससे मैं जुड़ी। तो निरंतर उसमें भेजने के कारण अपनी रचनाएं मैंने हिंदी में भी काफी कुछ लिखा। और इंग्लिश में तो मैं लिख ही रही थी, तो उसमें तो रहा मेरा। और कोई जो स्टोरीज है उसमें अभी मैं मतलब कम लिखा है, पर जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ उसको जरूर ड्राफ्ट करती हूँ कि वो बेटर कैसे आ सकता है। ओके। तो पोएम या पार्टिकुलरली पोएम, जब आप पोएम लिखती हैं तो कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा थीम आपके दिमाग में होता है? एक्चुअली जब मैं पोयम लिखती हूँ तो एज सच मेरे नहीं होता है कि इस थीम पर ही लिखना है या कुछ है। जैसे थॉट्स प्रोसेस होती है वो फ्लो कर जाता है। जो मुझे पढ़ते हैं जो लोग, उनका ये कहना है कि मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ वो मेरे थॉट्स भी नहीं है, वो किसी और के थॉट्स भी नहीं है। जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपनी लाइफ को या आसपास अपने, तो मैं उसको ड्राफ्ट आउट कर देती हूँ पोएट्री में। तो ऐसा कहते हैं लोग। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो कुछ मैं लर्न कर रही हूँ उसको मैं ड्राफ्ट करती हूँ अपनी पोएट्री में। ओके। तो पोएम पार्टिकुलरली अगर इंडियन लैंग्वेजेस यानी हिंदी उर्दू में आप लिखती हैं तो वो राइमिंग स्कीम में होता है या ब्लैंक वर्स में होता है, लार्जली क्या है? कई बार जो है वो राइमिंग हो जाता है, सिंक कर जाती है राइमिंग। पर फ्री फ्लो फॉर्म मेरा ज्यादा है, मतलब फ्री फ्लो फॉर्म में मैं ज्यादा लिखती हूँ। ओके पर राइमिंग में मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। ओके ओके नाइस। ओके, तो अभी तक आपने कितनी बुक आपकी छपी हैं? अभी सर एक मेरी इंग्लिश पोएट्री की स्क्वीगल नाम से बुक आई है, ओके। अमेजोन पे अवेलेबल है। अ, उसके अलावा एक नोशन प्रेस से छपी है, बज़्म नसीम करके, जिसमें मेरी सारी अधिकतर नज्म जो हैं वो मैंने हम्म। कंपाइल की हैं। ओके और एक मयूख नाम से आई है, जो अमेजोन केडीपी पे अवेलेबल है, ओके जिसमें हिंदी पोएट्रीज हैं। ओके ओके। तो सेल्स के पर्सपेक्टिव से क्या आपका मतलब आउटपुट है अमेजोन से? सेल्स हो रहे हैं या? मुझे नहीं, अभी तो शायद उतना ज्यादा सेल आउट नहीं हुआ है उसका। जी। ओके ओके। तो अपने उसमें जो पोएम्स कंपाइल करा है वो कैसा है? जैसे दूसरे मैगजीन्स में छपे हुए हैं या
ओरिजिनल है या सारे ओरिजिनल है या सारे छपे हुए हैं? नहीं, सारे ओरिजिनल है, उसमें कोई भी छपा हुआ नहीं है। ओके। ओके। सारे ओरिजिनल मैंने रिक्रिएट किए थे फिर से, वही है उसमें। ओके। ओके। अच्छा, जब आप लिखती हैं फॉर एग्जांपल, जब यानी कि मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ कि जब आप लिखते हैं पोएम्स, या तो कोई पैटर्न फॉलो करते हैं या फॉर्मेट, जैसे बहुत सारे शायर और बड़े बड़े राइटर्स फॉलो करते हैं, कोई फॉर्मेट स्टोरी में भी या पोएम में भी? एक्चुअली जैसे पहले मैं तनाका या हाइकू, ये इसमें लिखने में काफी कोशिश करती थी, सोनेट। तो ये 3 फॉर्म में मैं हिंदी में भी लिखना चाहती थी और इंग्लिश में भी। तो उसकी कुछ लिखी है पोएट्रीज, मतलब 10 या हम्म। 12, लेकिन स्टिल अब उसको मुझे मतलब जैसे 50-80 तक लेके आना है। तो हम्म। अभी मैं काम कर रही हूँ उस पे। ओके। 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 तो अभी लार्जली आपने, आप लिखने के लिए जाहिर है बहुत सारी पढ़ाई करती होंगी, बहुत सारी बुक पढ़ते होंगे, तो आपका फेवरेट पोएट्स कौन कौन है? जैसे मेरा अधिकतर नज्म के ऊपर ज्यादा जोर रहता है लिखने का। मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ जिनको, उनको अधिकतर जो मैं बार बार पढ़ना चाहती हूँ वो मीर तकी मीर हैं, और फैज अहमद फैज हैं। उसके अलावा जो जिनको मैं ज्यादातर पढ़ती हूँ, अ, उनमें सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी मैं कविताएं काफी बार पढ़ती हूँ। ओके। ओके। अ, रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी कविता मैं बार बार पढ़ना चाहती हूँ। शायद वो जीवन से काफी ज्यादा प्रेरित है उनकी कविताएं, तो मैं अपने आप को कनेक्ट पाती हूँ उनसे। ग्रेट। तो उनके पोएम्स पढ़ने के बाद, फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये समझा कि अच्छा उनके पोएम्स रियल लाइफ को प्रेजेंट करते हैं, या एक ट्रू पिक्चर दिखाते हैं, या राइटिंग शैली भी बहुत अच्छा है, ओके, तो उनसे ऐसा है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगी आपकी भी राइटिंग, तो इसमें आपका कोई व्यू है कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है? शायद मैं अभी वहां तक तो नहीं पहुंच पाई कि मैं उनको मतलब बराबर कर पाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ, उनके जो थॉट्स हैं वो मुझसे कनेक्ट कर जाते हैं। और फिर एक जो पोएट्री मैं लिखती हूँ तो वो कनेक्टेड हो जाती है उससे। हम्म। लेकिन स्टिल मुझे लगता है अभी लार्ज गैप है हमारे बीच में। हम्म। आप बेसिकली, आपके दिमाग में ऐसा, माइंड में ऐसा कुछ आता है कि साहित्यिक जगत में आपको ये कंट्रीब्यूट करने हैं या ये करने हैं, मिसाल के तौर पे एक खास किस्म के पोएट्री धारा चलानी है, ऐसा कुछ है? साहित्य में मैं मतलब मैं क्या सोचती हूँ कि आप जिस एज में हैं, आप उस एज को प्रेजेंट करें कैसे भी फॉर्म में, चाहे आप पोइट्री के फॉर्म में, चाहे स्टोरीज के फॉर्म में, लेकिन उसको आप प्रेजेंट करें ताकि आगे आने वाला जो जनरेशन है हम्म। वो अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या टाइम था वहाँ, उस समय क्या चल रहा था, किस तरह से व्यक्ति सरवाइव कर रहा था, किस हम्म। तरह की चीजें थी। क्योंकि हर जनरेशन में चेंजेस आते हैं, और अगर हम हम्म। उसको ड्राफ्ट आउट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं पहुंचेगा। हर हम्म। एक का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अलग होता है, चीजों को देखने का तरीका अलग होता है। मैं अलग देखती हूँ, दूसरे लोग अलग देखते हैं। तो हम्म। बस मेरा मोटिव ये है कि मेरा थॉट प्रोसेस को मैं स्क्रिप्ट आउट करूँ, और वो आगे जनरेशन में भले ही कोई पढ़े नहीं पढ़े पर वो कहीं पर रहे। हम्म। जब आगे आगे आने वाली, चाहे बहुत साल बाद आने वाली जनरेशन कभी उस चीज को समझ पाए। ओके, नाइस। आपने एक चीज मेंशन करा था कि आपके घर में मैगजीन्स आया करता था, रेसाला टाइप का कुछ भी, तो इस पे मैं काफी बार काफी लोगों से डिस्कस करता हूँ कि यस, आज से कुछ साल पहले, यानी कि आज से 30 साल पहले, एक माहौल होता था, घर की औरतें भी मैगजीन्स पढ़ा करती थी, ओके। खातून मशरिक है और इस तरह की बहुत सारी जर्नल्स आया करते थे, राइट?
और अदबी एतबार से भी बहुत अच्छे अच्छे रिसाला आते थे, और यूं ही जनरल मैगजीन्स भी बहुत सारे आते थे। वो कल्चर आज नहीं है, राइट? आज तो कोई मैगजीन ही नहीं आ रहा है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या है? मैं ये समझती हूँ कि जनरेशन और एज के साथ हर चीज चेंज होती है। और अब जैसे गृह शोभा है या कोई दूसरी मैगजीन्स है, तो वो अभी अवेलेबल है डिजिटल मीडिया पे। अगर आप किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ेगा। इसी तरह से जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, या योर हम्म। कोड पे लिख रहे हैं, या ब्रिटको पे लिख रहे हैं। बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं। खुद के ब्लॉग हैं लोगों के, फेसबुक पे लिख रहे हैं लोग, व्हाट्सएप पे भी आजकल चैनल्स आ गए हैं, उस पर भी लिख रहे हैं लोग। तो फॉर्म चेंज हुआ है पर चीजें तो वही हैं। लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, हम्म। स्क्रिप्ट आउट कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हम्म। फॉर्म चेंज हुआ है पर चीजें हैं। लेकिन हम्म। एक जो वो एसेंस था, जो जैसे मेरे नाना भी बहुत ज्यादा साहित्य से प्रभावित थे। और उर्दू मैगजीन्स, उर्दू बुक्स, उर्दू नॉवेल्स उनके यहाँ इतनी थी, मतलब जो मैं काफी ज्यादा उर्दू नॉवेल से कनेक्ट कर पाई हूँ, वो शायद मेरे नाना की वजह से कर पाई हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा उनके यहाँ नॉवेल्स अवेलेबल होती थी, उनको बहुत शौक था पढ़ने का। उर्दू बुक्स, इस्लामिक बुक्स भी वो काफी रखते थे। हम्म। तो एक मेरे नाना से भी काफी मुझे ये चीज मिली है विरासत में, कि मुझे पढ़ने का शौक रहा उनकी वजह से। तो यह है कि फॉर्म चेंज हुआ है पर लोग पढ़ रहे हैं, आज भी हम्म। लिख रहे हैं। तो अच्छा है, जनरेशन के साथ चलना चाहिए सबको। नाइस। अच्छा, आप भी एक महिला हैं, तो महिला के बारे में खासकर, अगर पढ़ाई लिखाई में आगे हो, या जस्ट जैसे चल रहा हो वैसा ठीक है, या उनको ज्यादा राइट्स चाहिए या नहीं चाहिए, आपका क्या व्यू है? हम्म, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है उनका, जो है इंडिपेंडेंट होना है। तो आज के टाइम में तो अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो अधिकतर इंडिपेंडेंट वुमेन है। और इवन अर्बन और रूरल एरियाज में भी लोगों ने इतना काम किया है कि अभी वहां पर भी लोग मटके बनाकर, चाहे बांस की टोकनी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अच्छा है, महिलाएं अपने लिए बहुत कुछ खुद भी कर रही हैं आज के समय में। तो मैं ये समझती हूँ, लेकिन फिर भी अगर सांसद में उनकी सीटों को बढ़ाया जाए, उनको अधिक से अधिक टिकट दी जाए सब जगह से, क्योंकि एक महिला में सोचने समझने की शक्ति एक पुरुष के प्रति शायद ज्यादा होती है। वो थोड़ी एक अंदर से इमोशनल फीलिंग्स वाली होती है, और वो ज्यादातर बेहतर चीजों को समझ पाती है, क्योंकि हम्म। वो डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करती है ज्यादा लोगों से, पुरुष की अपेक्षा। तो मुझे लगता है कि अगर वो एज अ प्रधानमंत्री भी आए कोई महिलाएं, तो शायद वो देश को बहुत अच्छा चला पाएंगी। और उनकी शिक्षा को अगर फ्री कर दिया जाए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, तो शायद ज्यादा साक्षर हो पाएंगी महिलाएं। फीस की वजह से शायद कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, हम्म। मैंने देखा है। हम्म। और एक चीज है, उनको स्किल्ड बनाना बहुत जरूरी है। उनके पास इतने स्किल होना चाहिए कि वो अगर कुछ नहीं भी कर पा रही हैं तो बहुत कुछ कर पाए। क्योंकि उनके पास कई बार होता है कि रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाते, तो वो ऐसा आइसोलेटेड नहीं रह पाए, वो अपने हम्म। माता पिता पर ज्यादा बोझ बन के ना रहे, ट्रू। वो खुद अपना सब कुछ कर पाए। राइट, जी। राइट। यस। काफी अच्छा लगा बोलकर। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं इंटरव्यू के। सो अब कुछ आपकी कुछ सलाह या कुछ खास राय हमारे ऑडियंस के लिए? मैं बस ये चाहती हूँ कि पोइट्री में या बुक्स पर कुछ अच्छा ये आना चाहिए कि जो पोएट्स हैं उनको सरकार तौर पर कुछ मदद मिल पाए। क्योंकि कई, मैं तो जैसे एक प्रोफेशनल मेरा अलग है और मैं साइड वाइज में पोइट्री लिख रही हूँ।
बट कुछ जो आर्ट से जुड़े लोग हैं वो केवल पोएट्री लिख रहे हैं या साहित्य से ही जुड़े हुए हैं या सिर्फ लिख रहे हैं वो लोग। जैसे बहुत सी महिलाएं भी हैं जो निरंतर पेपर में, जो मैं दस्तक प्रभात में लिखती हूँ तो वहां पर भेजती हैं वो रचनाएं। तो मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन उनके घर की क्या स्थिति है या क्या कैसा है मैं नहीं जानती। लेकिन अगर सरकार की तरफ से ऐसी कुछ चीजें आए जिनसे कवि कवित्रियों को कुछ भत्ता मिल पाए, चीजें मिल पाए जिनसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो पाए तो अच्छा होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे अभी पिछले 2 इंटरव्यू में मैंने 2 राइटर से बात करा, तो उसमें जी। काफी मतलब एक ऐसी बात आई जो मैंने फोकस देके ये बताया कि एक्चुअल में ये सॉल्यूशन क्या है, यानी कि अलग-अलग राइटर्स ने अलग-अलग एक्चुअली सलाह दी है। तो मैंने बोला कि इंडिया में इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कम से कम 1 सीट होना चाहिए, सीट। और वो क्या, हम्म। राइटर्स के लिए ऑनररी सीट होना चाहिए, जहाँ पे हम रोटेशन बेसिस पे लीडिंग राइटर्स को ला सकते हैं, और ज्यादा नहीं, 1 साल 2 साल के लिए। और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे देने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उस सीट पे बैठने के लिए कुछ सैलरी टाइप का चीज दिया जाए। हम्म। और जाहिर है उसके सर्टिफिकेशन वगैरह सारे रहे, फैसिलिटेशन वगैरह सारे रहे, तो वो क्या होगा कि उनको हम्म। सम्मान मिलेगा, और वक्त पे सम्मान मिलेगा, जिंदा रहते हुए में सम्मान मिल पाएगा, राइट। तो ये जी काफी लोगों को जी मिल जी। जाए, अगर अगर हर यूनिवर्सिटीज में एक सीट रहे, और रोटेशन बेसिस पे 2-2 साल 2-2 साल लोगों को दिया जाए, तो काफी लोगों को मिल जाएगा 10 सालों के अंदर अंदर। जी जी, सही कह हम्म। रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो ये इवन स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करना चाहिए कि हम्म क्योंकि अब जैसे मेरे स्कूल में भी बहुत अच्छी लड़कियां थीं जो गाना गाती थीं। हम्म अ, वो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन हम्म स्कूल में भी कितना सम्मान मिल पाता है या हम्म कॉलेज में भी उनको क्या ऐसी हम्म चीजें मिल पाएंगी कि वो कविता लिख रही हैं और गा रही हैं। हम्म ऐसे बहुत से प्रोफेसर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जो तो अब नहीं है, जो हम्म लिखते थे ड्रामा। और जो केमिस्ट्री के हम्म प्रोफेसर थे एक तो, हम्म जो ड्रामा लिखा करते थे, जिन पे हमारी स्कूल में काफी फंक्शंस होते थे, तो हम्म उनको भी क्या अप्रिसिएशन मिला स्कूल हम्म की तरफ से या सिटी की तरफ से। ट्रू। तो ये चीज है साहित्य में, अगर कोई तो व्यक्ति बोलता है, मतलब उसको इतना ज्यादा हम्म इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता है राइट जो राइट। कि मिलना चाहिए। ट्रू ट्रू। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी। आपका बहुत मुझे बहुत भी जी। शुक्रिया हमारे आपका चैनल भी पे आने के शुक्रिया लिए। सर। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you for watching us. Don't forget to subscribe to us to watch more videos on books and authors.